नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसी दोस्ती निभानी थी वो निभा ली है। भारत के ऊपर सैंक्शंस लग चुके हैं। सैंक्शंस क्या कहें, टैरिफ लगा चुके हैं वो। और उसके बाद में भारत का जो होने वाला है उसको लेकर कई तरह के अनुमान सामने आ चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत नहीं दिखती होती हुई, लेकिन ये समझने के लिए आपको पहले ये भी समझना पड़ेगा कि ट्रंप इफेक्ट आने से पहले क्या भारत की स्थिति है, भारत की अर्थव्यवस्था का हाल क्या है, और ख़ास तौर पर हमारी और आपकी दशा कैसी है। और ये इसलिए भी नोट कर लेना कहीं ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद इस दुर्दशा का ठीकरा ट्रंप के सर फोड़ दिया जाए, जैसा कि कोविड के दौरान हुआ था। कोविड से पहले भी जीडीपी का हाल ख़राब था, ग्रोथ की हालत बहुत ख़राब थी, और बाद में सरकार ने सब कुछ कोविड के मत्थे मढ़ के गंगा स्नान कर लिया। पोस्ट कोविड भी कुछ अभी तक संभला नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रोथ की, तो जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ोतरी का अनुमान था जीडीपी की 8.2%, उससे इस बार वृद्धि का अनुमान कम है 6.5%। ये क्या होता है? जो किसी भी देश का पूरा उत्पादन होता है वो उत्पादन साल दर साल बढ़ता है। अगर आप बढ़ेगा नहीं तो प्रगति रुक जाएगी। तो हर देश में जो पूरे देश का उत्पादन है वो बढ़ता है। अगर माइनस में है किसी साल में, तो अगले साल से जब उसकी तुलना की जाएगी तो सुपर बूस्ट करता हुआ दिखेगा। तो ये तुलना इस बात की होती है कि हम कितना आगे जा रहे हैं, पहले से 1 कदम आगे बढ़ा है या सवा या डेढ़। तो पिछली बार हमने 8.2% यानी समझ लो 8.2 कदम आगे बढ़ाए थे, और इस साल उसके अगले साल में हमने 6.4 कदम ही आगे बढ़ाए हैं। कुछ लोग अमेरिका के इससे कम के आंकड़ों की दुहाई देने लगेंगे, लेकिन उनकी इकोनॉमी का साइज़ देखिए। अगर एक आदमी रोज़ 500 कदम पैदल चलता है तो उसके 4% कदम जब बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा होंगे। खैर, मैं आपको 3 आंकड़े देता हूँ। HDFC सिक्योरिटी 6.4%, फिच का 6.4% और RBI का 6.6%। ये 3 आंकड़े आए हैं, लेकिन 8.2 के मुकाबले कोई भी नहीं है। जीडीपी क्लोज, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, बहुत बोरिंग हो सकता है, और उससे भी ज़्यादा अहम इसको उनके लिए रहने दीजिए, बड़े लोगों के लिए। हमारे लिए है हमारी रोज़ी रोटी, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे घर का हाल क्या है। आगे बढ़ें, आज के हालात को देखें। उससे पहले मैं आपको अपने पिछले कुछ वीडियोज़ याद दिला देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर, अक्टूबर में दिवाली से पहले आपको बताया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो शोरूम वाले हैं उनके पास 3-3 गुना इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उनका माल बिक नहीं रहा है। कंपनियां नए नए मॉडल निकालती जा रही हैं, उनकी इन्वेंट्री भी रखनी है, पुराना माल बिका नहीं है, उनका पैसा बहुत सारा होल्ड हो गया है, ब्लॉक हो गया है, वगैरह वगैरह। डिस्काउंट देने की मनाही होती है शोरूम को। डिस्काउंट तभी दे सकता है जब कंपनी अलाउ करे। कोई शोरूम अपनी तरफ से 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है तो उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। अब क्या होगा? ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि वो जो सिलसिला शुरू हुआ था अक्टूबर में, फेस्टिवल सीजन से पहले हमने वीडियो बनाया, बाद में बनाया, वो नए साल पे भी नहीं टूटा। और अभी भी कोई गाड़ी 80,000 रुपये, कोई 85,000 रुपये के डिस्काउंट पे, ये मैं बता रहा हूँ, ये गाड़ियाँ जो 6-6, 7-7 लाख रुपए वाली गाड़ियाँ हैं उसमें बेच रही हैं कंपनियाँ जिनका माल नहीं बिक रहा है। खैर, इसके साथ साथ हाउसिंग का भी हम बता चुके हैं, ऑटोमोबाइल का भी बता चुके हैं, तो हम आपको ये FMCG का भी बता चुके हैं कि किस तरह से देश के लोगों के पास चीनी, चाय की पत्ती, कोलगेट वोलगेट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब एक और संकट सामने आ गया है। ये जो बुरी दशा थी ये तब थी जब देश का नागरिक कर्जा लेके काम चला रहा था, यानी हम कर्जा लेकर किसी तरह से गुजारा कर रहे थे, तब ये दशा थी। एक रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की। ब्लूमबर्ग एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान है और बहुत सारे रिसर्च करता रहता है वो मार्केट के ऊपर। वो रिपोर्ट करती है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उनके लोन चुकाने में इस देश की 68% लोग कठिनाई अनुभव कर रहे हैं।
ये भाषा एक किसी रिसर्चर की भाषा है जो बहुत सॉफ्ट होती है, आमतौर पे भाषा को संतुलित रखता है। 68% लोग कठिनाई अनुभव करने का मतलब ये है कि जिन 100 लोगों ने इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया, वो लोग उसमें से 68 के पास चुकाना मुश्किल हो रहा है पैसे। अगर आप इसको देखें तो ये बताता है माइक्रो फाइनेंस से लोन कौन लेता है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन वो लोग लेते हैं जिनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है। मजदूरी कर रहा है आदमी, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, किसी का ठेला रेहड़ी रिक्शा है, छोटे दुकानदार हैं, इस तरह के लोग, क्योंकि इनको बैंक लोन नहीं देती है। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को क्या है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हम एक ग्रुप को पूरे टारगेट करेंगे। एक साथ 10 लोगों को एक सोसाइटी या कम्युनिटी के जोड़ दिया। गांव के किसान, वो बीज के लिए भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन ले लेते हैं, तरह तरह के लोगों से लोन लेते हैं। तो क्या होता है, आपको एक ग्रुप को इन्वॉल्व कर दिया तो आप लोन नहीं चुकाओगे तो आपके 7 वाले 8 आपकी जान खा जाएंगे। इस तरह से उनको ट्रैप किया जाता है। अब इन लोन को चुकाने में 68% लोग अनुभव कर रहे हैं वो नहीं चुका पा रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। वो कह रहे हैं कि 45 अरब डॉलर रुपए का कारोबार है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का। अब 45 अरब में से 68% लोग, यानी करीब 70 ही हो गया, अगर पैसा चुकाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 45 अरब में से 30 अरब रुपए, अरब डॉलर माफ़ कीजिएगा, 30 अरब डॉलर 45 अरब डॉलर में से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं? क्योंकि इस देश के आदमी के पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। हालत यह है कि जो 91 से 180 दिन के अंदर किश्त जमा कर देनी चाहिए और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों का परसेंटेज पहले होता था 0.8%, यानी 1% लोग भी नहीं होते थे जो इस लोन को 180 दिन के अंदर किश्त जमा ना कर पाए। यानी किश्त अगर लेट से लेट होगी तो 180 दिन होगी, और अगर उसमें भी कोई जमा नहीं कर पा रहा है तो ऐसे लोग होते थे 0.8%। अब उनकी संख्या हो गई 3.3%, यानी करीब करीब 3.5 गुना तो मान ही लीजिए। यानी ऐसे लोगों की संख्या 3.5 गुना हो गई है जो 180 दिन के अंदर भी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि कई लोग इन दबावों के बीच में, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां तो आपको पता है किसानों की आत्महत्या के आरोप इन पे ही लगते रहे, उनके दबाव के बीच में कहीं और से लोन लेके लोन चुका रहे हैं। तो ये जो लोन का साइकिल है, इधर से लोन उधर से लोन, उसके कारण बहुत सारे लोग तंगी में फंस गए हैं। ब्लूमबर्ग लिखता है कि लोग आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं, जो सोशल डेवलपमेंट के लिए चिंता का विषय है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट बताती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ ये क्यों हो रहा है कि वो पहले कुछ खरीद नहीं पा रहे थे, फिर उन्होंने कर्जे ले लिए, अब कर्जे चुकाने के लिए भी कर्जे ले लिए और वो चुका नहीं पा रहे हैं। 68% लोग कर्जा चुकाने का, ये देखिए आर्थिक विश्लेषण के हिसाब से 68% बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये सीधे सीधे इसको आप कह सकते हो कि सीधे मंदी है, जनता की जेब में पैसा नहीं बचा है, लोगों के पास में आय में अस्थिरता नहीं है। देखिए मैं आपको अक्सर कहता हूं कि हिंदुस्तान में सारी समस्याओं की जड़ क्या है? समस्याओं की जड़ है ठेकेदारी प्रथा, जो सरकार ने धीरे से परमानेंट नौकरियां देने के बजाय जो आउटसोर्सिंग शुरू कर दी। एक कोई कंपनी वाला है, वो लोगों को कौड़ियों के दाम मिनिमम वेजेस पे अपने पास रखता है और उस कंपनी से दूसरी कंपनी या सरकार खुद सेवाएं ले लेती है। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर अस्पतालों में बैठे हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, जूनियर नर्सिंग स्टाफ है, दूसरे लोग हैं, इनको अब कोई खुद नौकरी पे नहीं रख रहा है, सब ठेके पे दे रहे हैं और वो कंपनी वाले उनका शोषण भी करते हैं और इनकी लायबिलिटी नहीं रहती है।
अगर एक कंपनी ने छोटे छोटे जितने भी कर्मचारी हैं 100, उनको अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर से रख लिया तो जो सैलरी बिल है उसमें वो नहीं दिखेगा, क्योंकि तो इनके एम्प्लॉय नहीं है। तो ये अपनी बैलेंस शीट सुधार लेते हैं, लेकिन इसके कारण हिंदुस्तान में सत्यानाश हो गया इस देश का। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से असंगठित क्षेत्र में काम करने के कारण, ये सब असंगठित क्षेत्र ही है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र मतलब अगर आप परिभाषा के हिसाब से जाएंगे तो जिनका पीएफ वीएफ नहीं कटता वगैरह वगैरह, लेकिन इन सब की किसी की नौकरी परमानेंट नहीं है और इसलिए इनको नौकरी का लोन चुकाने में दिक्कत हो रही है। रिजर्वेशन भी इसीलिए लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि अगर एक कंपनी में 80% आदमी ऐसे ही भरे जाएंगे तो उनके बीच में तो कोई रिजर्वेशन है नहीं, और ये जो ठेकेदार हैं, सबलेटिंग वाले हैं, इनके अंदर कोई रिजर्वेशन की अनिवार्यता तो है नहीं कि आप भाई फला सिक्योरिटी एजेंसी वाले या फला मैन पावर सप्लाई एजेंसी वाले आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो जो भारत का मकसद है, जो हमारी ऐतिहासिक सामाजिक असमानता है, उसको खत्म करने के लिए जो एक संविधान में रिजर्वेशन लगाया गया था उसको इसके जरिए किल कर दिया गया है। तो दो चीज़ें हुई, इस कच्ची नौकरी के कारण लोगों के पास में नौकरी का भरोसा नहीं। आज लोन ले लिया, कल नौकरी से निकल गए। कंपनी को 2 मिनट लग रहा है निकालने में क्योंकि लेबर लॉज भी कमज़ोर कर दिए हैं सरकार ने, जिसको चाहो निकाल दो। और इसी के साथ साथ जो महंगाई बढ़ रही है लगातार खाने पीने की चीज़ों की, वो एक अलग बड़ी समस्या है। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि एक होता है श्रंकफ्लेशन। जो लोग नहीं जानते वैसे तो जानते होंगे, हमारे चैनल देखते हैं। श्रंकफ्लेशन बड़ी खतरनाक चीज़ है। श्रंकफ्लेशन जो भी आप कह लें, मुझे वो बहुत अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन इसका उतनी अच्छी अंग्रेजी आती नहीं। उसमें क्या होता है कि माचिस रहेगी केवल 1 ही रुपए की, लेकिन पहले 50 तीली आती थी, अब 34 हो गई हैं। आओगे माचिस तो 1 रुपए की है। साबुन की टिक्की पहले 100 ग्राम की आती थी, अब 34 ग्राम की आएगी। आप कहोगे साबुन तो 2 ही रुपए का है। तो महंगाई का जब आंकड़ा आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा, तो उस आंकड़े में क्या है, एक बकेट है। उस बकेट में वो देख लेते हैं भाई 4 साबुन, उनका जो तरीका है, 4 साबुन, 1 किलो चीनी, 2 किलो ये, ऐसे करके उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई सामान की। ये सामान कितने के आते हैं, पहले वो 200 रुपये के आते थे, अब कितने के आ रहे हैं, अब 212 रुपये के आ रहे हैं। इसका मतलब 6% महंगाई बढ़ गई। अरे भाई 6% वो तो दिख रही है, प्रति ग्राम देखो ना कितना साबुन आ रहा है पहले के रुपए में, ये चीज़ उसमें सिरे से गायब कर देते हैं। तो महंगाई का आंकड़ा एक्चुअल महंगाई से अलग होता है। ये अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, जो हमारे को नहीं बताई जाती है और सरकार हमको उल्लू बना रही है। इसलिए सरकार श्रंकफ्लेशन को रोकना नहीं चाहती है। पहले इस पर एक नियम बना था कि स्टैंडर्ड पैकेजिंग हो गई और बहुत सी चीज़ों पर वो लागू हुई। जैसे चाय की पत्ती 250 ग्राम का ही पैकेट आएगा, 240 ग्राम का नहीं आएगा कभी, 180 ग्राम का भी नहीं आएगा। दूध का भी 1 लीटर, आधा लीटर। तो कुछ चीज़ों की तो लिस्ट बन गई थी, उसके बाद वो काम रुक गया। अब हालत ये है कि आपको जो है वो इस श्रंकफ्लेशन के ज़रिए सरकार के आंकड़ों में एकदम बढ़िया आती है, लेकिन हो ये रहा है कि मेरी अफोर्डेबिलिटी, भाई माचिस में अगर 35 चीलियाँ आ रही हैं तो पहले मैं 2 माचिस यूज़ करता था, अब 3 करना पड़ेगा ना मुझे। तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे 2 ही माचिस के हैं। तो हो ये रहा है कि लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है उसके कारण दबाव बढ़ गया है और लोग अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। बहुत सारे लोग अब अपने, आपको याद होगा अभी बीच में रिलायंस जियो ने थोड़ा सा टेलीकॉम का खर्चा बढ़ा दिया था, बिल बढ़ा दिया था। क्या हुआ, कनेक्शन कटने शुरू हो गए। क्यों, आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, बोला घर में भैया हम एक ही फ़ोन से काम चला लेंगे। जिसके 4 थे वो 3 से चला लेगा, जिसके मोबाइल में 2 नंबर ठुसे हुए थे वो कह रहा है एक ही काफ़ी है। तो ये जो सिचुएशन है ये बताती है कि हमारी आर्थिक दशा क्या है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू हो गई हैं जो चिंता देने वाली हैं। अब आप कहेंगे कि मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अलावा कुछ बताऊं क्या? ठीक है, बताता हूं। कर्जे वाली स्थिति आपने देख ली, आदमी की हैसियत आपने जान ली, वो उसको कर्जा नहीं चुका पा रहा। अब आते हैं दूसरे तरह के कर्जों पे। आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि गोल्ड लोन में 30% की बढ़ोतरी हो गई है 3 महीनों में। अप्रैल से जून 2024 के आंकड़े हैं ये। क्यों हुई? इसलिए हुई
क्योंकि अब आदमी के पास में जब कहीं से कोई रास्ता नहीं बचा है तो वो घर का सोना, माँ की विरासत, बाप की विरासत गिरवी रख रहा है। 5,149 करोड़ रुपए थी मार्च 24 तक क्या एनपीए की संख्या, यानी मार्च 24 तक 5,149 करोड़ रुपए के लोन ऐसे थे जिनको लोग चुका नहीं पाए, यानी उनका सोना जब्त हो गया। और ये संख्या बढ़कर सीधे जून में 6,696, 5,149 से 6,696 हो गई। 3 महीने में ये 62% की छलांग है। यानी जो लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं वो 62% हो गए। देखिए, जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं ये चूक वाले हैं, और जो एनपीए वाले थे वो मैंने आपको बताया 5,149 से 6,696। अब ये क्या होता है, जो आप लोन नहीं चुका पाते हैं उसकी चूक को 3 हिस्सों में बांटा गया, 3 कैटेगरी में। अगर आप 30 दिन तक डिले कर रहे हैं अपनी पेमेंट को, वो एक हल्की चूक माना जाता है। अगर 31 से 90 दिन तक, यानी 90 दिन तक अगर आप अपने पैसे की किस्त नहीं चुका पा रहे हैं तो ये एक मीडियम टाइप की मान ली जाती है। लेकिन 91 दिन जहाँ हुआ वहाँ आपको डूबत खाते में डाल दिया जाता है, आप एनपीए हो जाते हैं। तो ये जो अंतर आप देख रहे हैं ये ओवरऑल चूक का, उसके अलावा एनपीए का अंतर, यानी 91 दिन से ज़्यादा जिनका हो गया उनकी संख्या 5,149 करोड़ से बढ़कर 6,696 करोड़ हो गई। और जो लोग नहीं चुका पा रहे हैं उनकी संख्या 62% बढ़ गई है साहब। ऊपर था 67% और गोल्ड लोन में भी 62%, यानी आंकड़ा कहीं आसपास दिखाई देता है। और इससे पता चलता है कि जो लोग छोटे छोटे कामों के लिए सोना गिरवी रखकर पैसे उठा ले रहे थे वो अब चुका नहीं पा रहे। और जिसने शादी ब्याह के ले लिया, क्योंकि हिंदुस्तान में ये भी एक बहुत बड़ा बुराई है, सामाजिक बुराई है, बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। कर्जा लेकर भी आपको शादी में दिखावा करना होता है। दिखावा नहीं करना होता है, आपकी मजबूरी है। जिससे आप बेटी ब्याह रहे हो वो आपकी खोपड़ी पे बैठ जाएगा, इतने बाराती होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। ये तो सोचो कि सामने वाले को कर्जा लेना पड़ रहा है। तुम जो डांस करोगे, देश के यारों क्या कहना, तुम जब डांस कर रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम उस गरीब की छाती पे डांस कर रहे हो जो बेचारा कर्ज लेके शादी कर रहा है। तुम खुश कैसे हो लेते हो भाई? लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं। इस जो एनपीए है इसमें कुछ हिस्सेदारी ऐसे लोगों की भी है जो शादी में लोन ले लेते हैं, दहेज और दूसरे कारणों से घर का सोना गिरवी रख के, और चुका नहीं पाते हैं। इसके अलावा अगर आप कंज्यूमर लोन की सिचुएशन पे जाएं तो फिच रेटिंग कहती है, मैं सारे आंकड़ों का सोर्स दे रहा हूं, जनवरी 25 की रिपोर्ट है कि जो असुरक्षित उपभोक्ता लोन हैं उनमें एक स्ट्रेस बढ़ रहा है, यानी वो अब संकट में है, उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, पता नहीं चूकेगा कि नहीं चूकेगा। अक्टूबर 24 की रिपोर्ट है राइटर्स की जो कहती है कि जो रिटेल में उधार लेने वाले हैं उनकी हालत अब ख़राब हो रही है और वो चुकाने में परेशानी अनुभव कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस और डिजिटल लोन में ये दिक्कत ज़्यादा आ रही है। अभी तक का पूरा एनालिसिस आप देख के ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी ट्रंप के जो हमारे ऊपर दोस्ताने हैं उनका असर आना शुरू नहीं हुआ है। मुझे तो उन लोगों पे तरस आता है जो ट्रंप के लिए हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे इस देश में। ये सारी संस्थाएं एक कॉमन बात कह रही हैं, लोगों के जो परिवार हैं उनकी आमदनी घट गई है आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के कारण। ये वो फैमिली हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं, इनकी आमदनी कम हो गई है, महंगाई से इनकी अफोर्डेबिलिटी भी कम हो गई है,
इनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से देश की खपत का आंकड़ा गिर गया है और लोग लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। और आरबीआई कह रहा है और एनबीएफसी से कह रहा है कि भैया नियम कड़े कर दो। अब वो कह रहे हैं कि तुम लोन ही मत दो, नियम कड़े कर दो। यानी गोल्ड लोन वाले को कह रहा है तुम गोल्ड मत लो, माइक्रो फाइनेंस वाले को भी कह रहा है कड़े नियम करो। अरे भाई मेरे, कड़े नियम करोगे तो लोन तुम्हारे घर में रखा रहेगा। तुमसे लोन कौन ले रहा है? तुमसे लोन वो आदमी नहीं ले रहा है जिसके पास में मोटा पैसा है, वो आदमी जो कंगाल हो चुका है, जिसके पास अब खाने को भी नहीं बचा है। वो सोच रहा है कि जब तक हो सकता है 2-4 महीने में कोई नौकरी छोटी मोटी मिल जाए, तब तक सोना गिरवी रख देता हूँ। तुम कड़े नियम कर दोगे तो वो आदमी भी जाएगा और ये कंपनी भी जाएगी जो फाइनेंस दे रही है। दोनों डूबेंगे या फिर आत्महत्या करेंगे। लेकिन इनको क्या, बैंक आरबीआई क्या है, एक बड़ा साहूकार है। उसकी सोच उसी साहूकार की तरह है, उससे अलग बिल्कुल नहीं है। और ये सारी चीज़ें अपने आप में एक तस्वीर आपके सामने रखती हैं। तस्वीर है मेरे देश की, वो तस्वीर जो ये बताती है कि हमारे देश के लोगों की जेब में अब पैसा नहीं बचा। कितना पैसा ये नहीं, पैसा बचा ही नहीं। हमारे देश के लोग कर्जा भी नहीं चुका पा रहे हैं। और ये हालत 2-4-5% लोगों के साथ में नहीं है, 70% लोगों के साथ में है। 67%, कहीं 65%, कहीं 64%। अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग विषयों पे, जैसे गोल्ड में 64 के करीब है, माइक्रो फाइनेंस वालों पे 67% के आसपास है। तो ये पूरी तस्वीर एक बेहद अभद्र तस्वीर है, अश्लील तस्वीर है, जो उस देश को नंगा करती है, जो बताती है कि हमने अपने देश के नागरिकों का ख्याल नहीं रखा। हमने जो नीतियाँ बनाई वो नीतियाँ कुछ लोगों तक सेंट्रिक रहीं, वो नीतियाँ कुछ लोगों का घर भरती रहीं, और वो घर भरने के लिए देश के बाकी लोगों के जेब को खाली किया गया। और ये जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है ये बहुत ख़तरनाक है। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि क्या कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी सच हो रही है। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, जय हिंद।